आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए की। जैसे कि हम इसके पहले आरएनए देख चुके थे। आरएनए जो है कैसा है, हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए की। तो आरएनए जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। सेकेंड है आरआरएनए जिसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। एंड थर्ड है हमारा टीआरएनए जिसे कहते हैं हम ट्रांसफर आरएनए। तो फर्स्ट बात करते हैं आरएनए की। आरएनए जो है पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। लिविंग सेल की जो भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसमें हेल्प करता है आरआरएनए। कैरलैंड डी ने सबसे पहले नाम दिया था आरआरएनए। राइबोसोम्स जो है आरएनए आर प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आरआरएनए जो है राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। ये पर्टिकुलर जो आरएनए होते हैं कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, मतलब कि NaCl में आसानी से डिसॉल्व नहीं किए जा सकते। इस आरएनए की बात की जाए तो आरएनए में 80% पार्ट जो है किसी भी सेल का, जो आरएनए 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं उसमें जो आरआरएनए है उसका 80% टोटल पार्ट जो है किसका होता है, आरआरएनए का होता है। इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो आरएनए पॉलीमर फर्स्ट होता है वो बनता है हमारे आरआरएनए में। जो आरएनए है जिसमें 65% जो है पार्ट होता है हमारे प्रोटीन्स का एंड 35% पार्ट जो होता है हमारा स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स का होता है। ठीक है। एंड इसका जो सिंथेसिस होता है किस में होता है, आरआरएनए का जो सिंथेसिस होता है किस में होता है, पर्टिकुलर हमारे न्यूक्लियस में होता है। एंड ये प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था जो हमारे साइंटिस्ट है 1930 में, एल्बर्ट जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। एंड इसको कैरेक्टराइज किया गया था 1950 में। जो साइंटिस्ट है हमारे पैलेट, इन्होंने इसको कैरेक्टराइज किया था। अब कैरेक्टराइज कैसे किया था, जो साइंटिस्ट है हमारे पैलेट, इन्होंने एक स्टडी की। स्टडी में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स द्वारा जो एग्जामाइन किया, उसमें उन्होंने देखा कि राइबोसोम्स के जो पार्टिकल्स है कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं तथा कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। इसकी बॉडी की बात की जाए तो इसकी जो बॉडी का जो व्यास होता है वो 215 एंगस्ट्रॉम होता है और ये आरएनए तथा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए उन्होंने इसे क्या कहा कि पैलेट ग्रेन्यूल्स के, उन्होंने इन्हें पैलेट ग्रेन्यूल्स कहा। ये प्रायः क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म में फ्लो करते हुए पाए जाते हैं। अधिकांश सेल्स की किसी भी भाग पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जैसे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर ये चिपके हुए या फिर अटैच किए हुए पाए जाते हैं। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसे कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके नॉमेनक्लेचर की बात की जाए कि जब इस पर्टिकुलर राइबोसोम्स को सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से मेजरमेंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सिडबर्ग यूनिट। जिसमें जैसे ही हम इसको सेडिमेंट करेंगे तो इसमें 2 यूनिट आती है, एक होती है हमारी लार्ज यूनिट एंड एक लार्ज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आएगा, और जो सेकंड होता है हमारा स्मॉल सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आएगा। स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट को। प्रत्येक राइबोसोम्स की एक संरचना जो है गुंबद की जैसी होती है, जिसमें एक छोटी यूनिट होती है जो टोपी के समान दिखती है और एक जो बड़ी जो लार्ज यूनिट होती है जिसे हम लार्ज यूनिट कहते हैं, वो गुंबद के समान होती है। दोनों जो यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट, दोनों भी मैग्नीशियम आयन द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। इसमें से जो लार्ज यूनिट द्वारा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से लार्ज यूनिट क्या होती है, आपस में बाइंड होती है। ठीक है, ये देखिए लार्ज यूनिट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट को अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है आप लोगों को कि एक लार्ज यूनिट बनी हुई जो किसकी है, मैमल्स की है, जिसमें राइबोसोम कितना है, 18S का राइबोसोम्स है। इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो इसकी 2 यूनिट क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एक जो इसकी लार्ज यूनिट है वो 16S है और जो स्मॉल यूनिट है वो कितनी है हमारी, 14S है। ठीक है, अगर इसकी लार्ज यूनिट की बात की जाए जो 16S की है, ठीक
ठीक है, तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका 20s rRNA, 5.8s RNA, 5s RNA, जिसमें 49 क्या होता है इसका प्रोटीन होता है। अगर स्मॉल यूनिट की बात की जाए तो स्मॉल यूनिट कितनी हमारी 14s सब यूनिट है इसकी। इसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो 18s राइबोसोम्स है एंड 33 क्या है इसका प्रोटीन है। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें एक लार्ज यूनिट है और एक स्मॉल यूनिट है। दोनों ही यूनिट जो है आपस में मैग्नीशियम आयन द्वारा क्या हुई है, आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को जिसमें एक स्मॉल यूनिट है एंड एक क्या है हमारी लार्ज यूनिट है। ठीक है, यदि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो जिसमें 17s राइबोसोम्स होगा, उसकी जो लार्ज यूनिट होगी वो 15s की होगी और जो स्मॉल यूनिट होंगी वो 13s की होंगी। अगर हम 18s राइबोसोम्स की बात की जाए तो जो 16s है वो लार्ज यूनिट होगी और जो स्मॉल यूनिट है वो 14s की होगी। ठीक है, जो 16s वाली जो लार्ज यूनिट होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। अगर 17s वाले राइबोसोम्स की बात की जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया तथा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं 17s राइबोसोम्स। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम्स की बात की जाए तो जो आरआरएनए होते हैं वो सेल्स के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया की सेल्स में यह 18% तक प्रेजेंट होते हैं। आरएनए राइबोसोम्स पर स्थित होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती है जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। तीसरे प्रकार की आरएनए भी पाया जाता है जिसको हम 5S कहते हैं। मतलब 3 टाइप्स की यूनिट हो गई, 2 सब यूनिट हो गई एंड एक 3 टाइप्स की भी सब यूनिट होती है जिसे हम 5S कहते हैं। ई. कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं एवं जो इस मैमल्स की जो सेल्स में स्पेशली ये पाए जाते हैं। अधिकांश जो आरएनए हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड के बने होते हैं, किंतु कुछ स्पेशल जो आरआरएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, हेयर पिन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी पर्टिकुलर चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। आरएनए का जो बेस ऑर्गेनाइजेशन है एमआरएनए और टीआरएनए की तुलना में काफ़ी डिफरेंट होता है। आरएनए में ग्वानिन तथा साइटोसिन की मात्रा कैसी होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। आरएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन तथा यूरेसिल की क्वांटिटी कैसी होती है, असमान होती है। इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 1 लाख या 1 लाख से कम या फिर 40,000 तक हो सकता है। कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार जो हमारा आरएनए है एवं प्रोटीन द्वारा राइबोसोम्स का सिंथेसिस होना संभव बताया गया है। आरएनए आरआरएनए जो है के निश्चित कार्य अभी तक ज्ञात नहीं हो सके। ठीक है, अगर इसकी बायोजेनेसिस ऑफ आरएनए की बात की जाए तो जो राइबोसोम है, राइबोसोमल आरएनए यूकेरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियस में सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस से कांटेक्ट डीएनए के द्वारा आरएनए ट्रांसक्राइब्स के थ्रू होता है। जो डीएनए का यह भाग जो है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। 20s 28s तथा 18s प्रकार के जो आरआरएनए है न्यूक्लियस डीएनए से एक लंबे यूनिट के रूप में ट्रांसक्राइब होते हैं जो 45S आरएनए कहलाते हैं। ठीक है, 45S आरएनए न्यूक्लियस में मिथ्योलेटेड होकर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और अनेक स्टेप द्वारा अंत में 32S एवं 18S फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। 18S आरएनए प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम के छोटे छोटे यूनिट बनाते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाते हैं। 32S आरएनए फ्रेगमेंट पुनः क्या करते हैं, 28S आरएनए में चेंजेस हो जाते हैं जो प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम के बड़े सब यूनिट बनाते हैं जो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। 5S आरएनए जीन्स द्वारा क्या होता है, ट्रांसक्राइब होती है जिसकी उत्पत्ति एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर द्वारा होती है जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है। अंत में यह राइबोसोम्स के बड़े यूनिट से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार बायोजेनेसिस होता है हमारे आरएनए का जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए और इसका जो समूह है उसे कहते हैं हम ग्रेनम।